हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, आज अपने करने वाले हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसकी रिवीजन क्लास रहेगी। और इससे पहले अपने किया था एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान के चैप्टर अपने चल रही है, चैप्टर वाइज अपने कर रहे हैं। रोजाना एक वीडियो आपको प्राप्त हो रही है। और इससे पहले अपने 2 वीडियो के माध्यम से कोशिका संरचना एवं प्रकार्य का पूरा पीडीएफ के माध्यम से जो जीव विज्ञान की बुक है वहां से जाने कि कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, तो इनका एक रिविजन क्लास करेंगे। बीच बीच में आपको इस प्रकार की रिविजन क्लास मिलती रहेगी ताकि आपको ये याद रहे कि कौन कौन से अपने को मेन जो है प्रश्न याद रखने हैं। और इसके बाद जो क्लास रहेगी इसकी कोशिका संरचना प्रकार की कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पहले कौन कौन से प्रश्न आए हैं, इनकी क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका संरचना प्रकार का रिविजन क्लास ये रहेगी अपनी रिविजन क्लास, फर्स्ट नंबर है। और इससे पहले भी ये एनसीईआरटी 11 के जीव विज्ञान के रोजाना आपको क्लास मिल रही है, कम से कम 8-9 क्लास मैंने करवा दी है। जिन्होंने भी नहीं देखे वो एक बार जरूर देखे, क्योंकि प्रत्येक बार जो रीट प्री पेपर हुआ, जैसे अभी भी हुआ है रीट प्री पेपर 2025 में, सारे के सारे प्रश्न क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक है, वहां से सारे के सारे प्रश्न छपे हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। तो एनसीईआरटी बुक दी बेस्ट बुक है अगर आप साइंस से तैयारी कर रहे हो तो। अरे अन्य तो भर्ती की तैयारी भी कर रहे हो तो एनसीईआरटी से जरूर पढ़ो। बाजार में गाइडें बहुत है, उन पर विश्वास न करके एनसीईआरटी पर विश्वास कीजिए, आपके सारे प्रश्न सही होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य ये रिवीजन का फर्स्ट रहने वाली अपनी। चलिए फटाफट रिवीजन करेंगे अपने। देखो इसमें कोशिका क्या है। कोशिका जीव विज्ञान के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। जितने भी जीव हैं वो क्या बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। और कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वह सभी आवश्यक जैविक क्रियाओं करने में सक्षम है। देखो कोशिका की खोज की है, हालांकि एनसीईआरटी 11 में उसमें दे रखा है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया, जीवित कोशिका का। हालांकि पहली बार जो कोशिका की खोज की गई थी वो है रॉबर्ट हुक, उसका भी साथ में याद रखना। मर्त कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक है मर्त कोशिका। मर्त कोशिका का नाम आए तो रॉबर्ट हुक है, और जीवित कोशिका का नाम आएगा जहां भी ल्यूवेनहोक आएगा। रॉबर्ट ब्राउन है, केंद्र की खोज की है, ठीक है, याद रखना। देखिए कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मेन है क्या? सभी जीव कोशिकाएं और उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, ये इसकी व्याख्या करता है। अब देखो कोशिका सिद्धांत के बारे में, इसमें योगदान किस किस का है? मैथियस स्लाइडन है और स्वान है। पौधों का अध्ययन कर पाया कि कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। स्लाइडन ने क्या किया? पौधों को अध्ययन किया और उन्होंने यह प्राप्त किया कि कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं पौधे। थियोडोर स्वान है, जंतु कोशिकाओं का अध्ययन कर जीव द्रव्य झिल्ली की पहचान की और बताया कि पौधों में भी कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका की भी खोज की, उसके बाद अध्ययन किया और पौधों पर भी अध्ययन किया। इस प्रकार स्लाइडन एवं स्वान संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया। यहां से अगर प्रश्न बने आपके कि सीधा प्रश्न आए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया है? स्लाइडन और स्वान के द्वारा। एक नाम आपको और मिलेगा इसके अंदर ही, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो है जो आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है इसके जन्मदाता है। देखो इसने रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन से बनती है। उसके क्या कहते हैं? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है। तो क्या होता है कि नई कोशिका है जो पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजित होती है, यही क्या है? ओमनिस ई सेलुला है। ये किसके द्वारा बताया गया है? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया है। इन वजह से उनको क्या कहा जाता है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है, ये याद रखना। अब देखो इसमें आधुनिक जो सिद्धांत है कोशिका का, 2 बातें हैं जो मुख्य रूप से आपको याद रखनी है। सभी जीव कोशिका व उनके उत्पाद से बने होते हैं। जितने भी जीव है वो क्या है? कोशिका एवं उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजित होती है। ओमनिस ई सेलुला इसे कहा जाता है। तो ये 2 बातें हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बातें याद रखना। कोशिका का समग्र अवलोकन देखो, पादप एवं जंतु कोशिका, प्याज की कोशिका है, ये पादप कोशिका है। बाहरी सतह कोशिका भित्ति और उनके नीचे क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है।
लोगों की कोशिका जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अंतर करती है या उनको अलग करती है। कौन करती है? पादप कोशिका भित्ति। जैसे गाल की कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाएं हैं, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मुख्य संरचना केंद्रक है, झिल्ली संरचना जिसमें गुणसूत्र और डीएनए होता है। केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र और क्रोमोसोम। अगर आपसे ये पूछ ले कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक में मिलता है। कहाँ मिलेगा? केंद्रक में मिलता है। चलिए, कोशिका द्रव्य यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अर्ध तरल पदार्थ कोशिका की रासायनिक क्रियाओं का प्रमुख स्थल है। यानी कि क्या है? कोशिका द्रव्य होता है। जो भी यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसके अंदर जंतु कोशिका और पादप कोशिका आती है, उसके अंदर एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसमें कोशिका की रासायनिक क्रियाओं का प्रमुख स्थल होता है। कोशिकाओं का प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यहां से आपको याद रखनी होगी, प्रश्न बनता है कि निम्न में से झिल्ली युक्त केंद्रक वाली कोशिका कौन सी होती है? तो यूकैरियोटिक होती है। और झिल्ली युक्त केंद्रक रहित कोशिका कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। इनमें से आप एक याद कर लेना, यूकैरियोटिक, यानी कि यू से याद कर लेना, युक्त है। किससे? केंद्रक से युक्त है। ठीक है, तो ये आ जाएगी केंद्रक वाली है और इसमें केंद्रक रहित होती है, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिकाओं में देखो कौन कौन सी है? अंतःप्रतिवी जालिका है, सूत्र कणिका है जिसको अपने माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये क्या? यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिकांग है, याद रखना। और इसके अलावा देखो कोशिकांग कौन कौन सी है, और भी इसके कोशिकांग है। सूक्ष्म काय है, माइक्रोबॉडी है, गोल्जी मिश्र है, लेनकाइल जिसको लाइसोसोम बोला जाता है, रसदानी है, वैक्यूल, या इसको एक नाम इसका और भी है रसदानी का। ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा रसदानी का। और इसके साथ ही रसदानी का मतलब क्या हो गया? रिक्तका हो गया। यानी कि पादप कोशिका में क्या होती है? रिक्तकाएं बड़ी पाई जाती है और जंतु कोशिका में रिक्तकाएं क्या होती है? छोटी पाई जाती है। ये भी याद रखना। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो राइबोसोम। देखो यहां से रीट मेंस 2023 में ये प्रश्न डायरेक्ट यहां से आया था। झिल्ली रहित अंगक देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंगक कौन सा है? राइबोसोम है। ये प्रश्न आपके रीट मेंस 2023 में आया था। स्थित कहाँ होता है? याद रखना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है, तो खुरदरी अंतःप्रतिवी जालिका है, हरित लवक पौधों में और सूत्र कणिकाओं में, इनमें क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है, याद रखना। अन्य झिल्ली रहित कोशिकाओं कौन सा होता है? तारकाई केंद्र होता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। और इसमें झिल्ली रहित कोशिकाओं का याद रखना कौन है? तारकाई है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिकाओं का आकार विविधता की बात करें, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसका आकार कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। 0.3 माइक्रोमीटर होता है। जीवाणु है, बैक्टीरिया, इसका आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी पृथक कोशिका कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा है और बड़ी होगी शुतुरमुर्ग का अंडा होगी। इसके अलावा मनुष्य की लाल रक्त कोशिका है, व्यास कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर होता है। सबसे लंबी कोशिका अगर पूछे, सबसे छोटी याद रखना है, सबसे बड़ी याद रखना है और सबसे लंबी याद रखना है। लंबी कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होगी? सबसे लंबी कोशिका है। कोशिकाओं का आकार अगर बात करें, बिंबाकार होता है, बहुभुजी होती है, स्तंभी होती है, घनाभ होती है, धागेनुमा और असमान करती होती है। ठीक है, कोशिका का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न होते हैं। कोशिकाओं का अलग अलग रूप होता है, जो जिस प्रकार कार्य करेगी वो उसका उसी प्रकार उसका रूप होगा। अलग अलग कार्य के अनुसार इसका रूप में डिवाइडेशन किया गया है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल व प्राचीनतम कोशिका संरचना वाली होती है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती है और तेजी से विभाजित होती है। सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिका कौन सी है? ये भी आप याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सबसे तेज विभाजित होती है। उदाहरण के लिए जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक है, नील हरित कोशिका एक प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक है, प्लूरा निमोनिया समजीव पीपीएलओ के फुल फॉर्म आप याद रखना, प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्लूरा निमोनिया समजीव है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये चार आप अच्छी तरह से याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है कौन सी है? इन चारों को याद कर लेना। चलिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी एक्सोन क्लास।
ठीक है, अपना ही चैनल है, एक्नॉलेज क्लासेज है, इस पर ही डाल देंगे। इसके अलावा शिव सर नानक क्लासेज, ठीक है, नानक क्लासेज शिव सर है चैनल है, वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेस्ट आप पढ़िए भी, और पीडीएफ पर क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिए मजे से। सिलेक्शन अब की बार हर हाल में लेना है। अगर आकार एवं कार्य में विविधता के बावजूद मूलभूत संगठन इसका समान रहता है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। याद रखना, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अन्य लगभग जो कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और इनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। आपने ये बात कर ली, ये क्या था, केंद्रक रहित होती है। और राइबोसोम के अतिरिक्त कोई यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग नहीं होते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसका केवल राइबोसोम ही कोशिकांग है, इसके अलावा यूकैरियोटिक के कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका उसके कोशिकांग नहीं होता, केवल राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम की अगर बात करें, झिल्ली रहित अंगक है, वो 17 प्रकार के में पाए जाते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण में सबसे मुख्य काम होते हैं। यानी कि राइबोसोम का जो मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। और प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाई जाती है उसमें क्या है, 17 प्रकार के हैं। और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाई जाती है उसमें 80 प्रकार का है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये भी थोड़ी याद रखना कि यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाई जाती है उसमें कितने हैं, 80 प्रकार के, और जो प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है उसमें 17 प्रकार के होते हैं। झिल्ली रहित अंगक होता है राइबोसोम। अब देखो इसकी संरचना की अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यूकैरियोटिक झिल्ली के समान नहीं होती है, यूकैरियोटिक झिल्ली है उसके समान नहीं होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर जीवद्रिय झिल्ली है इसकी बात करें, प्राकृतिक रूप से अर्धपारगमीय झिल्ली है। याद रखना, कोशिका और बाहरी वातावरण के बीच संपर्क स्थापित करती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी कोशिका का भाग है तो कोशिका और बाहरी वातावरण के बीच संपर्क स्थापित करती है, तो जीवद्रिय झिल्ली है। इसको क्या कहा जाता है, अर्धपारगमीय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कोशिका की बाहरी और आंतरिकों में संपर्क को स्थापित करती है। अब देखो राइबोसोम के अंतर्विष्ट, देखो राइबोसोम स्थान कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवद्रिय झिल्ली से जुड़े होते हैं, और इसमें 17 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अगर पूछा जाए 17 प्रकार के हैं प्रोकैरियोटिक में, और 80 प्रकार के किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। मुख्य कार्य अगर पूछे राइबोसोम का, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। संदेश वाहक mRNA से जुड़कर बहु राइबोसोम या बहुसूत्र का निर्माण करते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट देखो इसमें अंतर्विष्ट, देखो इसमें जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है। अब देखो जंतु कोशिका में प्लेज्मा झिल्ली होती है। तारक केंद्र अगर बात करें, केवल पादप कोश ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, खुरदरी अंतःप्रज्वालिका होती है, केंद्रक है, केंद्रिका झिल्ली है, चिकनी अंतःप्रज्वालिका है, गोल्जी उपकरण है, ये जंतु कोशिका का भाग है। अगर पादप कोशिका की अगर बात करें पहले, हरित लवक है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसके अलावा गोल्जी उपकरण, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये इसको अलग करता है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, चिकनी अंतःप्रज्वालिका है, लाइसोसोम है, खुरदरी अंतःप्रज्वालिका है, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। 3-4 भाग अलग अलग है तो इसमें पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट पिंड का अगर प्रकार की बात करें, फॉस्फेट कणिकाएं होती है इसके अंदर, कोशिकाओं में फॉस्फेट का निर्माण करती है। और साइनोफाइसिन कणिकाएं इसके अंदर होती है, नाइट्रोजन का भंडारण और नील हरित स्वाल में मुख्य रूप से करती है। और ग्लाइकोजन कोशिकाएं करती है, ऊर्जा का भंडारण करती है इसके अंदर। और गैस रसदानी करती है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पाई जाती है, उत्प्लावन में सहायक होती है। उत्प्लावन में ये बायोएनसी में सहायक होती है, रसदानी है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और अंतर्विष्ट पिंड कोशिका के विभिन्न पोषक तत्वों एवं गैसों का संचय में सहायक करते हैं। ये है पिंड प्रकार, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, गैस रसदानी, ये क्या है, अंतर्विष्ट पिंड के प्रकार होते हैं। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी, कवक में पाई जाती है।
आद्यजीवी में, पादप में भी, प्राणी में भी, कवक में, सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका भित्ति है, कहाँ होती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, पादप कोशिका में होती है, और जंतु कोशिका में इसमें नहीं पाई जाती है। अगर लवक की बात करें, ये पादप कोशिका में होता है, जैसे हरित लवक है, वर्णक लवक है। जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। रसदानी की बात करें, एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है, यानी कि रिक्तका होती है, और इसमें छोटी होती है या अनुपस्थित होती है, किसमें, जंतु में, याद रखना। और तारकाएं हैं, तारका सेंट्रोस है, जो किसमें पाया जाता है, ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। और ये किसमें पाया जाता है, तारकाएं, ये पाया जाता है जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में है, अंतर थोड़ा याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक जटिल होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक जटिल होती है। और पादप और जंतु कोशिकाओं में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भिन्नताएं पाई जाती है। कोशिका अगर झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, याद रखना। कोशिका झिल्ली यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी को कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन से इसकी संरचना की पुष्टि हुई। झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो कि झिल्ली की तरलता बनाने में सहायक होता है। ठीक है, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनसे ही ये ज्ञात हुआ, देखा गया कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम आरबीसी का अध्ययन किया गया था। मुख्य रूप से यहाँ से याद रखना, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये मोस्टली प्रश्न बनता है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अब देखिए, झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कोशिका झिल्ली में, कोशिका जो झिल्ली होती है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। मनुष्य के रुधिराणु इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी में, झिल्ली में 52% प्रोटीन और 40% क्या होता है, लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली का मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, सिंगर व निकोल्सन के द्वारा। ये प्रश्न आप याद रखना कि कोशिका झिल्ली का मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, सिंगर और निकोल्सन के द्वारा दिया गया है। ने तरल क्रीमिकर मॉडल, क्रीमिर मॉडल का नाम क्या है, तरल क्रीमिर मॉडल है, प्रस्तुत किया किसके द्वारा किया गया, सिंगर और निकोल्सन। यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि तरल क्रीमिर मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, एक तो ये है, या फिर कोशिका झिल्ली का मॉडल किसके द्वारा दिया गया, सिंगर और निकोल्सन के द्वारा दिया गया है। कोशिका झिल्ली गतिशील और अर्धपारगम्य है, याद रखना। अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है, कोशिका झिल्ली है। और यह कोशिका के आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों का विनिमय नियंत्रण करती है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं कोशिका झिल्ली को, अर्धपारगम्य कहा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें कोशिका झिल्ली का परिवहन। कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य होती है, अर्थात यह कुछ विशेष अणुओं को ही अंदर जाने से और बाहर आने से अनुमति देती है। यानी कि ये क्या करती है, चयनित पारगम्यता होती है, कुछ पदार्थों को चयनित करती है कि कुछ किन पदार्थों को बाहर भेजना है, किन पदार्थों को अंदर लेना है। इसी वजह से इसको कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, चयनित पारगम्य कहा जाता है। कोशिका भित्ति देखो क्या है, कवक और पौधों की कोशिका में जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर, जो जीवद्रव्य झिल्ली होती है उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है, जो कोशिका भित्ति पाई जाती है इसका प्रमुख कार्य क्या है, यांत्रिक हानियों और संक्रमण से रक्षा करना। यांत्रिक हानियां है, बाहरी चोटों से ये रक्षा करने का कार्य करती है कोशिका भित्ति, जो प्रमुख किस में पाई जाती है, केवल और केवल पादपों में पाई जाती है, याद रखना। यहां से प्रश्न जो आया था, शिवाल मुख्य घटक देखो सेल्यूलोज है, किससे बनी होती है, रीट मेंस 2023 में डायरेक्ट प्रश्न यहां से उठा था कि शैवाल की कोशिका भित्ति किन किन से बनी होती है। सेल्यूलोज है, ग्लाइकेंस है, मेनांस है, कैल्शियम है और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से सेल्यूलोज है, ग्लाइकेंस है और मेनांस की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। अन्य पादप की जो कोशिका भित्ति है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी आप याद रख लेना। अन्य जो पादप है उनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज है, हेमिसेल्यूलोज है, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति की अगर परतें की बात करें, प्राथमिक परत है, यह नव कोशिका में पाई जाती है। नई कोशिका निर्माण हुआ है उसमें क्या पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा देखो कौन कौन सी इसकी परतें हैं। ये क्या करती है, प्राथमिक कोशिका ग्रोथ करने की क्षमता रखती है। द्वितीय कोशिका की अगर बात करें, कोशिका के परिपक्व होने पर बनती है। जब कोशिका परिपक्व हो जाती है तो द्वितीय कोशिका का निर्माण होता है। यह प्राथमिक भित्ति के अंदर विकसित होती है। मध्य पटलिका
ये मुख्य रूप से कैल्शियम पेक्टेन से बनी होती है, ये भी याद रखना। तो मध्य पट्टिका है कोशिका भित्ति के प्रकारों की में मध्य पट्टिका किससे बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। और ये अलग अलग कोशिकाओं को आपस में जोड़ कर रखती है। मध्य पट्टिका क्या करती है? अलग अलग जो कोशिकाएं होती है उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। और किससे बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। ये आप यहां से याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें अंतःझिलिका तंत्र। अंतःझिलिका तंत्र देखो क्या है? झिल्लीदार कोशिका जिसमें झिल्ली पाई जाती है, जो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अंतःद्रवी जालिका है, गोल्जिकाएं हैं, लेनकाएं। लेनकाएं देखो एक अलग नाम दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश में देखो लाइसोसोम दे रखा है, लाइसोसोम है। रसदानी है, रिक्तिका है। इसलिए रसदानी के बारे में याद रखना, रिक्तिका है ये। चलो ये क्या है? अंतःझिलिका तंत्र के भाग है। अब देखो इसमें अंतःझिलिका तंत्र के प्रमुख कार्य क्या है? अंतःद्रवी जालिका का प्रमुख कार्य प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना। प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना प्रमुख कार्य किसका? अंतःद्रवी जालिका का है। क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण क्यों होता है? क्योंकि अपने शुरू में देखा था अंतःद्रवी जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। जहां भी राइबोसोम आपको मिलेगी, जैसे अंतःद्रवी जालिका में राइबोसोम है, हरित लवक में भी राइबोसोम है, ठीक है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करने का प्रमुख कार्य किसका है? अंतःद्रवी जालिका का है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो खुरदरा होता है, इसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं। अब ये भी पूछ ले आपको कि अंतःद्रवी जालिका खुरदरा होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें बाहरी जो आवरण है इस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। राइबोसोम की वजह से क्या होता है? खुरदरा होता है, जो कि प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। और चिकना, अंतःद्रवी जालिका चिकना क्यों है? क्योंकि लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण करते हैं और इस पर राइबोसोम का निर्माण नहीं होता है, या राइबोसोम इस पर नहीं जुड़ी होती। इसकी वजह से क्या होता है? ये एक चिकना अंतःद्रवी जालिका होती है। ये किसका संश्लेषण करेगी? लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण करेगी। कौन? चिकना अंतःद्रवी जालिका, CR जिसको बोला जाता है शॉर्ट में CR। ये हो गया RR। गोल्जिकाएं प्रोटीन एवं लिपिड को संशोधित कर पैकेजिंग और वितरण का कार्य करती है। प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करती है, जो कि अंतःद्रवी जालिका से निर्माण होता है प्रोटीन और संश्लेषण का, और इनको संशोधित कर मॉडिफाई करती है, फिर पैकेजिंग का कार्य करती है। इसकी वजह से यहां से प्रश्न याद रखना, कोशिका का कुरियर सेंटर किसे कहा जाता है? कोशिका का कुरियर सेंटर किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपके बन सकता है। तो गोल्जिकाए को कहा जाता है, याद रखना। लेनकाय यानी कि लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने वाला पाचन केंद्र का भाग कौन सा है? लेनकाय है। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को निपटान का कार्य कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। और इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। रसदानी भंडारण के लिए उत्तरदायी है। पादप कोशिकाओं में बड़ी रसदानी होती है और जल, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है। एक इसमें याद रखना, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना, एक तो ये आपको देखो मिल सकता है, एक अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करना। देखो इसमें अंतर कर लेना, एक तो अपशिष्ट पदार्थों का नष्ट करेगा, लाइसोसोम करेगा, लेनकाय करेगा, और अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करेगा, रसदानी करेगा। रसदानी में संग्रहित होते हैं और इसमें नष्ट होते हैं। इसमें यहां से गत्ते मत खा जाना। चलिए अंतःझिलिका तंत्र में कौन शामिल नहीं होते? देखो सूत्रीकणिका है, ये नहीं होती इसके अंदर। हरित लवक है, प्रोक्सिसोम है, ये इसके अंदर नहीं पाए जाते। सूत्रकणिका का मुख्य कार्य क्या? ऊर्जा उत्पादन करना, ATP संश्लेषण करना का प्रमुख कार्य किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को या सूत्रकणिका को कहते हैं। हरित लवक का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य है। और प्रोक्सिसोम है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया ये करता है। इनका कार्य उपरोक्त झिल्ली भागों में से भिन्न है, इसलिए इन्हें झिलिका तंत्र में शामिल नहीं किया जाता है। इन भागों को झिलिका तंत्र में शामिल नहीं किया जाता है। अंतःद्रवी जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में फैला हुआ चपटे आपस में जुड़े हुए थैली युक्त नलिका व जालिका के रूप में होती है। कौन होती है? अंतःद्रवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब देखो और देखिए इसके अंदर अंतःद्रवी जालिका के बारे में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसकी विस्तृत संरचना का पता चला। तो अंतःद्रवी जालिका है। इसके प्रकार देखो, एक तो होती है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है? खुरदरी होती है। और प्रोटीन संश्लेषण व श्रवण में सक्रिय कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह केंद्र के बाहरी झिलिका तक फैली होती है। चिकनी अंतःद्रवी जालिका राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण ये क्या होती है? चिकनी होती है, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं।
और प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के प्रमुख स्थल के रूप में कार्य करती है। ये शब्द याद रखना, लिपिड संश्लेषण के प्रमुख स्थल के रूप में कार्य कौन करती है? लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉइड का निर्माण कौन करती है? चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका करती है, और राइबोसोम का खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका करती है। ये आप इन बातों को याद रखना। यहां से चलिए, इसमें स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण होता है किसमें? अंतःद्रव्यी जालिका, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका में, SER में। प्रमुख कार्य खुरदरी है, राइबोसोम के माध्यम से प्रोटीन का संश्लेषण और पैकेजिंग का श्रवण करती है, और चिकनी लिपिड व स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करती है। ये दो ही बातें बोलूंगा, यहां से इनको याद रखना। देखो गोल्जी का ये प्रश्न एक आया था, गोल्जी की खोज किसने की है? एमिलो गोल्जी ने की है। और स्थान कहाँ होता है? केंद्र के पास तंत्रिका कोशिकाओं में देखा गया। इसके खोजकर्ता के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? गोल्जी का नाम इसका रखा गया। इसकी संरचना की अगर बात की, थैली कुंड है, चपटी डिस्क के आकार की थैली होती है, व्यास 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है, समांतर ढेर में स्थित इसे जालिकाएं कहते हैं। 30 और ट्रांस सतह, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। 30 और ट्रांस सतह किस में पाई जाती है? गोल्जी में पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? निर्माणकारी सतह केंद्र के निकट है, परिपक्वन सतह, निर्माणकारी सतह और परिपक्वन सतह किस पर पाई जाती है? गोल्जी में पाई जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? शीर्ष और ट्रांस सतह। यहां से प्रश्न आपके बन सकता है कि शीर्ष सतह और ट्रांस सतह इस कोशिकांग के भाग है, तो गोल्जिकाएं के है, याद रखना। दोनों सतह अलग लेकिन आपस में क्या होती है? जुड़ी होती है। यही प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं, डायरेक्ट प्रश्न उठेंगे यहां से। देखो इसका कार्य क्या है? पैकेजिंग और संवेष्टन का कार्य है। अंतःद्रव्यी जालिका से प्राप्त प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का संशोधन करती है और पुटिका के रूप में द्रव्य का संवेष्टन करती है। पैकेजिंग और संवेष्टन का कार्य किसका है? गाल्जी कोई का कार्य है। लेन काय यानी कि लाइसोसोम, लेन काय एक झिल्ली युक्त पुटिका संरचना है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय से बनती है। इसका निर्माण जो होता है लाइसोसोम का, गोल्जी काय से ही होती है। प्रतिकृत लेन काय पुटिकाओं में जल अपघटकीय एंजाइम, हाइड्रोलिजेज, लाइपेज, प्रोटोसेज और कार्बोडाइसेज ये पाए जाते हैं। ये एंजाइम है किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम या लेन काय में पाए जाते हैं। ये इसका प्रमुख कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का निपटान का कार्य है। ये एंजाइम अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सहायता करते हैं, पाचन का कार्य। और इसका अपशिष्ट पदार्थों का निपटान का कार्य किसका है? लाइसोसोम का है या लेन काय का है। लेन काय कोशिका के अपशिष्ट पाचन और पूर्ण शक्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल देखो लैंग्वेज आपकी चाहे किसी प्रकार का ही, दो शब्द आपको याद रखना है। अपशिष्ट पदार्थों का निपटान और पाचन कार्य कौन करता है? लेन कार्य करता है, लेन काय। इसके अलावा आपको लैंग्वेज अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती है, केवल छोटे छोटे आपको वर्ड है उनको याद करना है। अपशिष्ट पदार्थों का निपटान आ जाए, पाचन आ जाए, कौन करता है? लेन काय करता है। पैकेजिंग आए कौन करेगा? पैकेजिंग का कार्य कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा। ठीक है, अब देखो रसदानी वैक्यूल रिक्तिका, कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा गिरी वह जगह जहां पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ की अनावश्यक उत्पादित संचित होती है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करने का कार्य करता है रसदानी करती है। इसमें एक झिल्ली से आवर्त किया जाता है जिससे क्या कहता है? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसदानी में क्या होता है? इसे एक झिल्ली से आवर्त किया जाता है, एक झिल्ली से घिरी होती है, इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। याद रखना टोनोप्लास्ट क्या है, रसदानी से संबंधित है। रसदानी में पानी, आयन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं। यह कोशिका के भीतर द्रव्य संतुलन और भंडारण का कार्य करता है। पादप कोशिकाओं में रसदानी, पादप कोशिकाओं की रसदानी लगभग 90% कोशिका का स्थान घेरती है, क्योंकि इसी वजह से क्या होती है? पादप कोशिका में रसदानी या रिक्तका सबसे बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रिक्तका छोटी होती है। अन्य कोशिका में रसदानी देखो अमीबा है, संकुचनशील रसदानी होती है जो क्या करती है? उत्सर्जन एवं द्रव्य के परिवहन में प्रमुख भूमिका निभाती है। अमीबा में याद रखना, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपका कि उत्सर्जन व द्रव्य के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है जो अमीबा में निभाता है। कौन सी? अमीबा की रसदानी है। आद्य जीव प्रोटोजो है, खाद्य रसदानी का निर्माण करती है जो भोजन को निगलने में सहायक होते हैं, भोजन के निगलने में सहायक है। यानी कि प्रोटोजो में जो रसदानी है इसका प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को निगलने में सहायक होती है, भोजन को निगलने में सहायक होती है। अब देखो
मुख्य कार्य अवांछित और अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण कौन करता है? रसदानी करती है। कोशिका में द्रव्य का संतुलन बनाए रखना कौन करता है? रसदानी करती है। विभिन्न कोशिका प्रक्रियाओं में स्वयं प्रदान करना, और जैसे ट्रेजर बनाए रखना और भोजन निकलने में सहायता करना, इसके भाग है, ये रसदानी के भाग है। सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें याद रखना दोहरी झिल्ली युक्त अंगक है, कोशिका का पावर हाउस है, या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। और प्रमुख रूप से आप ये याद रखना दोहरी झिल्ली युक्त अंगक है। दोहरी झिल्ली युक्त निम्न में से दोहरी झिल्ली युक्त अंगक कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है या सूत्र कणिका है, यह आपको प्रश्न मिल सकता है। इस कोशिका को शक्ति गृह कहा जाता है क्योंकि यह वायवीय श्वसन द्वारा एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। अभिरंजित न होने पर इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से नहीं, अलग अलग भागों को क्या है, रंगा गया है ताकि अलग अलग भागों को इसको देखा जा सके। एक नाम आता है मैट्रिक्स, किस तरह पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। एक है क्रिस्टे। दो शब्दों से स्पष्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया से यहां से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि मैट्रिक्स भाग किसमें पाए जाते हैं, याद रखना मैट्रिक्स भाग किसमें पाए जाते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स को आधात्री बोला जाता है। आधात्री ये शब्द मिल सकता है, या इंग्लिश वर्ड याद रखना मैट्रिक्स है, यहां से क्रिस्टे याद रखना। भार के रूप में जो भाग पाए जाते हैं क्रिस्टे किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसका आकार तस्वीनुमा बेलनाकार आकृति होती है। आकार देखो, इसको छोड़ो आकार को, आकार इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते। अब देखो प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या उसकी कार्य की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। क्रिस्टे देखो भीतरी झिल्ली में अंतर्वलन इनफोल्डिंग जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं, झिल्ली के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एक तो याद रखना क्रिस्टे किस पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक इसका प्रमुख कार्य याद रखना, इसका प्रमुख कार्य क्या है? झिल्ली के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? क्रिस्टे करते हैं। एंजाइम, दोनों झिल्लियों में विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो वायवीय श्वसन एवं अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में सहायक होते हैं। अनुवांशिक की सामग्री, मैट्रिक्स में एकल वर्ताकार डीएनए, कुछ आरएनए, राइबोसोम 17 प्रकार के तथा प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक घटक मौजूद होती है। मैट्रिक्स भाग में पाई जाती है आरएनए। अनुवांशिक की सामग्री है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में अनुवांशिक की सामग्री डीएनए, राइबोसोम या प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक घटक मौजूद होती हैं? तो याद रखना मैट्रिक्स भाग में या आधात्री भाग में। कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स भाग में या आधात्री भाग में ये उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। देखो कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख अगर आपसे कार्य पूछ लिया जाए तो कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना। वायवीय श्वसन द्वारा एटीपी का उत्पादन जो कोशिका की ऊर्जा कोशिकाओं को पूरा करता है। स्वविभाजन, सूत्रकणिका विभाजन में संख्या को बढ़ाने का कार्य करती है। लवक देखो प्लास्टिड है। सभी पादप कोशिकाओं कुछ प्रोटोजोआ युग्मना में पाए जाते हैं। आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्म दृष्टि से आसानी से देखे जा सकते हैं। विशिष्ट वर्णकों के कारण पादप विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। लवकीकरण, इसमें वर्णक होते हैं। वर्णक की वजह से क्या होते हैं? पादपों का कलर क्या होता है? अलग अलग होता है। किसकी वजह से? लवक की वजह से, प्लास्टिड की वजह से होता है। अब देखो लवक के प्रकार, हरित लवक है, इसमें पर्णहरित वर्णक, कैरोटीनाइड वर्णक पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश से ऊर्जा संचित करते हैं। वर्णिल लवक है, इसमें वसा, विल्य, कैरोटीनाइड वर्णक जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल पाए जाते हैं। इनकी वजह से कैरोटीन है, गाजर का लाल रंग होने का कारण क्या है? कैरोटीन लवक पाया जाता है इसके अंदर। इसमें इस कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग प्रकट होते हैं। अवर्णीय लवक देखो विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक होते हैं। विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक कौन से होते हैं? अवर्णीय लवक होते हैं। वर्णीय लवक में याद रखना कैरोटीन और जेंथोफिल है, और कैरोटीनाइड वर्णक हरित लवक है। पर्ण हरित वर्णक, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? हरित लवक में पाए जाते हैं। इनके भीतर खाद्य पदार्थों का भंडारण होता है। मंड लवक है, तेल लवक है, प्रोटीन लवक है। ठीक है, अवर्णीय लवक है, याद रखना अवर्णीय लवक है। अवर्णीय लवक कौन कौन से हैं? मंड लवक, तेल और प्रोटीन लवक है। हरित लवक की बात करें, हरे पौधों की पत्ती की पर्ण मध्योदक कोशिका में होती है। ठीक है, जहां क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। संरचना देखो द्विझिल्ली युक्त होता है। हरित लवक क्या होता है? द्विझिल्ली युक्त होता है। इसके साथ आपने एक और पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी द्विझिल्ली युक्त है, और हरित लवक भी याद रखना
द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। पीठिका भीतरी झिल्ली से घिरा हुआ भीतर का स्थान होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण हेतु एंजाइम, छोटा द्विजड़ी वर्ताकार डीएनए और 17 राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कोशिकीय द्रव्य में 80 प्रकार से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका एक लिपिड में थाइलोकाइड भी होते हैं। पीठिका में स्थित चपटी झिल्लीयुक्त थैलिया, चपटी झिल्लीयुक्त थैलिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, थाइलोकाइड कहते हैं। सिक्कों के चट्टों के रूप में समूहित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ठीक है, पीठिका क्षेत्र है, थाइलोकाइड है, ग्रेना भाग है, ये क्या है, लवक के भाग है। इनमें याद रखना, भीतरी झिल्ली से घिरा हुआ भीतर का जो स्थान होगा पूरा पूरा, उसको क्या कहेंगे, पीठिका कहते हैं। और थाइलोकाइड क्या था, पीठिका में स्थित चपटी झिल्लीयुक्त थैलिया, उसको थाइलोकाइड कह दिया। और सिक्कों के रूप में, इस प्रकार सिक्कों के रूप में, इसमें अपने देखते हैं डायग्राम, अभी नहीं है मेरे पास, उत्तर दिखा देता। इसमें सिक्कों के रूप में होती है, ये क्या होती है, ग्रेना भाग होते हैं। ग्रेनाओं को जोड़ने वाली चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं पीठिका पट्टिकाएं कहते हैं। ये भाग याद रखना, ट्रोमा है, ग्रेना है, थाइलोकाइड है, ये लवक के भाग होते हैं। इसके कार्य भी याद रखना, क्या का कार्य करते हैं। अवकाशिका ल्यूमेन भाग देखो, थाइलोकाइड के झिल्ली द्वारा घेरा हुआ रिक्त स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। मुख्य कार्य, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश से ऊर्जा का संचित एवं उपयोग निर्माण करता है। और पीठिका में उपस्थित एंजाइम कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम पहचान देखो, जॉर्ज प्लेडे ने। प्रश्न बनेगा कि राइबोसोम की पहचान सर्वप्रथम या इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, जॉर्ज प्लेडे के द्वारा की गई है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइबोसोम को पहली बार देखा। किसने देखा, जॉर्ज प्लेडे ने देखा। संरचना की बात करें, इसमें राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। कौन बने होते हैं, राइबोसोम बने होते हैं, जिसकी खोज या पहली बार किसने देखा, जॉर्ज प्लेडे के द्वारा देखा गया। झिल्लीयुक्त, ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते। ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं, किसी भी झिल्ली रहित होते हैं। यूकैरियोटिक में ये 80 प्रकार के होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 17 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसमें अस का मतलब क्या, स्वेड वर्ग इकाई होती है, ये याद रखना। 80 का मतलब क्या है, अस का मतलब क्या, स्वेड वर्ग इकाई है, जो इनके आकार और घनत्व का अपेक्षिक मापक है। प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है, एक बड़ी और एक छोटी उप इकाई है। साइटोपंजर देखो, परिभाषा, साइटोपंजर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतुओं का नेटवर्क है। साइटोपंजर याद रखना। प्रश्न बन सकता है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतुओं का नेटवर्क जो कोशिका के आंतरिक ढांचों को स्थायित्व प्रदान करता है, उसको क्या कहेंगे, साइटोपंजर कहते हैं। जैसे पंजर नाम किससे संबंधित है, ये सीड के ढांचे से है, तो साइटोपंजर हो गया। ठीक है, तो इसका पूरा नाम कहते हैं साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन होते हैं। साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन जो होता है, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतुओं का नेटवर्क है जो कोशिका के आंतरिक ढांचों को स्थायित्व प्रदान करता है। याद रखना, इसमें उसको क्या कहते हैं, साइटोपंजर कहते हैं। यांत्रिक सहायता, कोशिकाओं को संरचनात्मक मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है साइटोपंजर। और कोशिका के आंतरिक घटकों और स्वयं कोशिका की गतिशीलता, जैसे कोशिका विभाजन करना है, चलन है, में सहायता प्रदान करता है। और कोशिका के आकार और आकृति को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साइटोपंजर है। यानी कि एक कोशिका संपूर्ण रूप से, इसका यही मतलब है कि कोशिका के आकार को सुव्यवस्थित बनाने रखने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पक्षाभ है, कोशाभिका देखो, सीलिया व फ्लैजिला क्या है, पक्षाभ या सीलिया, कोशिका झिल्ली पर मिलने वाले छोटी चंपू जैसी संरचना। क्या कह दिया, सीलिया कह दिया। कोशिका के आसपास के द्रव्य की गति को सहायता करती है। इसमें एक याद रखना, सीलिया और फ्लैजिला का प्रमुख कार्य क्या है, गति देना। ठीक है, गतिशीलता प्रदान करना प्रमुख कार्य इसका दोनों का। कोशिका के आकार, आसपास के द्रव्य की गति में सहायता करना, जैसे फ्लैजिला है, कोशाभिका है, अपेक्षाकृत लंबी संरचना है जो कोशिका की गतिशीलता में सहायता प्रदान करती है। ये भी गतिशील प्रदान कर रही है और ये भी गति कर रही है। ध्यान दे, प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है। ये अलग अलग होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना में और यूकैरियोटिक कोशिका में। केवल आपको ये याद रखना है कि सीलिया व फ्लैजिला का प्रमुख कार्य क्या है। देखो इसमें आगे,
तारक काय व तारक केंद्र देखो, तारक काय वह अंगक है जिसमें दो बेलनाकार संरचनाओं को मिलाकर तारक केंद्र बनाया जाता है। दो बेलनाकार संरचना से मिलकर क्या बनाता है, तारक केंद्र सेंट्रोसोम का निर्माण करता है। ये अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। ये दोनों तारक केंद्र आपस में लंबवत स्थित होते हैं। तारक केंद्र का ढांचा बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ये याद रखना कि तारक केंद्र का आकार किस प्रकार का होता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान जिसका आकार होता है तारक केंद्र का आकार होता है। याद रखना, तारक केंद्र का आकार बैलगाड़ी के पहिए का आकार जैसा होता है। इसमें 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबलिन सूत्र पाए जाते हैं। दो प्रत्येक सूत्र एक त्रिक होता है, एक पास और पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। अग्रभाग तारक केंद्र का भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं। धुरी यानी कि ये बेलनाकार आकार का होता है, पहिए जैसा होता है। तो जो भीतरी भाग है अग्रभाग किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसको क्या कहते हैं, धुरी कहते हैं। जैसे पहिए में धुरी होती है। कार्य देखो क्या होता है, तारक केंद्र है पक्षाभ यानी कि सीलिया और कसाबिका यानी कि फ्लैजिला का आधार बेसल बॉडी बनाता है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि सीलिया और फ्लैजिला का आधार या बेसल बॉडी बनाने का प्रमुख योगदान किसका होता है, तारक केंद्र का होता है। तारक केंद्र का इसका प्रमुख कार्य होता है। तारक केंद्र व तारक काय व तारक केंद्र कोशिका के आंतरिक संगठन तथा गतिशीलता में अहम योगदान देते हैं, विशेषकर विभाजन और गतिशील अंग के निर्माण में। अब देखो केंद्र की संरचना विशेषता है। यहाँ पर देखो कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी और बाद में इसमें फ्लेमिंग ने क्षारीय रंग से रंजित होने वाले पदार्थ को क्रोमेटिन नाम दिया। क्रोमेटिन जो नाम दिया गया जो केंद्रक में पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र जो है नाम किसके द्वारा, क्रोमेटिन नाम किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया फ्लेमिंग के द्वारा। परंतु इसके बाद पर केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन है, उसके बाद जो अध्ययन करने वाले थे इस पर फ्लेमिंग थे और इसमें क्रोमेटिन नाम दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था, ये याद रखना। अब देखिए बहुकेंद्रता वाले जीव, बहुत सारे जीव एक केंद्रक वाले होते हैं और कुछ जीव होते हैं जो बहुकेंद्रक होते हैं। अधिकांश कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ कोशिकाओं में केंद्रक से संख्या बदल भी सकती है। जैसे स्नायु पेशी है, कोशिकाएं हैं मनुष्य तथा अंत अन्य स्तनधारियों की कंकाल पेशी में केंद्रक कई केंद्रक होते हैं। स्नायु पेशी एक बहुकेंद्रिक है। हेपाटोसाइटस लीवर सेल्स, कुछ यकृत कोशिकाएं भी द्विकेंद्रण या बहुकेंद्रित हो सकती है, याद रखना। हेपाटाइटिस या लीवर सेल्स है, स्नायु पेशी है, फफूंद है, फंगी है, ठीक है, ये क्या आती है, बहुकेंद्रक होती है। मैं एग्जांपल याद रखना कि बहुकेंद्रक किसमें पाए जाते हैं। एक कवक में एक ही सेल में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं जिन्हें अक्सर सहजीवी या सहनाभीय कहा जाता है। प्रोटोजोआ है, कुछ स्लाइड मॉडल जैसे सीरम पॉलीसेलम में भी एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते हैं। एक से अधिक केंद्रक देखने को याद रखना, सीरम या पॉलीसेफलम में एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते हैं। केंद्रक रहित कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या ये जीवित रह सकती है? जैसे स्तनधारी रक्ताणु है, लाल रक्त कोशिका जैसे आरबीसी है, ये केंद्रक रहित होती है, इसमें किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। सहवनी पौधे की चालनी नलिका है, इसमें याद रखना सहवनी पौधों की चालनी नलिका है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका है, आरबीसी है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक इस प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है, एक केंद्रीय होती है और बहुकेंद्रीय होती है। बहुकेंद्रीय का इनका आप याद रखना, याद नाम की कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है। केंद्रिका एवं गुणसूत्र देखो, केंद्रिका परिभाषा झिल्ली रहित संरचना। जो केंद्र है, केंद्रक न्यूक्लियस में उपस्थित होती है जो हमेशा न्यूक्लियोप्लाज्म में के संपर्क में कार्य करती है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। देखो इसमें कार्य देखो क्या है केंद्रिका। सक्रिय रूप से राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण करने का स्थल होता है केंद्रिका, यानी कि आरएनए का संश्लेषण केंद्र के किस भाग में होता है, केंद्रिका में होता है, याद रखना। जो कोशिकाएं अधिक प्रोटीन संश्लेषण करती है और इनमें बड़े व अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। लवक देखो यहाँ से, ये पढ़ लिया पर थोड़ी सी बातें यहाँ पर रह गई थी। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, द्विक झिल्ली युक्त और वर्णक युक्त होते हैं। लवक में ग्रीना भाग देखो, यहां से प्रश्न बनता है कि निम्न में से प्रकाश अभिक्रिया किस भाग में संपन्न होती है, लवक के किस भाग में प्रकाश से अभिक्रिया संपन्न होती है, तो ग्रेना भाग में, याद रखें ग्रेना भाग में प्रकाश से अभिक्रिया संपन्न होती है। और पिटिका या स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया
लवक या प्लास्टिड के किस भाग में होती है? पिटिका या स्ट्रोमा भाग में होती है। हरी लवक में क्रोटीन व तथा जंतुफिल वर्णक मिलते हैं। पक्षाभ है कशाभिका सीलिया। देखो कोशिका की गति में सहायक है। कशाभिका पक्षाभ में लंबे होते हैं। कशाभिका तरंगी गति से और पक्षाभ डोल नोदन चलते हैं, यानी कि गति में सहायक होते हैं। कौन होते हैं? कोशिका की पक्षाभ और कशाभिका यानी कि सीलिया और फ्लैजिला में गति करने में सहायक होते हैं। ये आपने बात कर ली थी। देख क्वेश्चन है कुछ इसमें, कौन सा सही नहीं है? देखो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। स्लाइडन तत्समा ने कोशिका स्थान दिया था, ये पढ़ा सही है। वर्चिस यानी कि वर्चिस के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनी होती है, ये भी ठीक है। एक कोशिका जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं, ये भी ठीक है। परंतु कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्र की खोज की थी, ठीक है। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक या ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये इस बुक में क्वेश्चन दे रखे थे, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट बन सकते हैं आपके। देखो नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिका से होता है। अब देखो क्रिस्टी है, कुडिका है, थाइलोकार्ड है, किसमें पाई जाती है? क्रिस्टिका कहाँ पाई जाती है? सूत्र कणिका के अंतर्वलन होते हैं। कौन होते हैं? क्रिस्टी होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के। और पिटिका में चपटे क्लाम या थैली नुमा संरचना होती है, किसकी होती है? थाइलोकार्ड की होती है। और गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली होती है, उसको क्या बोलते हैं? कुडिका बोलते हैं, कुडिका बोलते हैं। तो ये हो गया अपना चैप्टर कोशिका संरचना प्रकार्य। और इसकी पीडीएफ आपको मैंने बता दिया है कहाँ मिल जाएगी। एक्सॉन क्लासेज और नानी क्लासेज के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है। वहाँ पर इसको मिल जाएगी। और इस प्रकार धीरे धीरे करते करते अपने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी है, आरबीसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अपने सिलेबस के अनुसार सभी करने वाले हैं। तो सभी जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा भी आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट जरूर करना, उस इंक्वायरी को देखा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। चलिए, और साथ ही थोड़ी सी है इसमें दे रखे हैं, थोड़ा पढ़ लेना आप। हीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है नानी क्लासेज के ए पर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। टोटल 15 टेस्ट इसके अंदर है, 12 माइनर है, 2 रीजन है, एक मेजर टेस्ट है। बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, इसको ज्वाइन आप कर सकते हैं नानी क्लासेज के ए पर जाकर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।